हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। निबंध विचारों का एक संवारा गया रूप है। किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को क्रम से और असरदार रूप में प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय की आपको जानकारी हो। निबंध में क्रम हो। ऐसा ना हो कि पहले लिखी जाने वाली बात बाद में लिखी जाए और विचार समझ में ना आए। निबंध की भाषा सरल व समझ आने वाली हो। बेकार में बातें दोहराई ना गई हो। वाक्य रचना समझ में आने वाली तथा वर्तनी ठीक हो। आगे अभ्यास हेतु कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। गाय गाय एक पालतू पशु है। यह मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक पशु है। हमारे देश में गाय का बहुत महत्व है। गाय के 4 थन, 2 सींग और 1 पूंछ होती है। गाय कई रंगों में पाई जाती है। यह प्रायः संसार के सभी भागों में पाई जाती है। गाय का भोजन घास है। अधिक दूध पाने के लिए लोग इसे खली, चोकर, दाना आदि भी खिलाते हैं। गाय सीधी होती है। मनुष्य को गाय से बहुत लाभ है। वह दूध देती है। दूध एक पूरा वह सेहत बढ़ाने वाला भोजन है। दूध से कितनी ही चीजें बनाई जाती है। रोगी व बच्चों के लिए गाय का दूध दवाई के बराबर होता है। गाय का मल मूत्र भी बहुत उपयोगी होता है। इसके गोबर की खाद खेतों के लिए लाभदायक होती है। गाय का मूत्र तो कई लोगों को ठीक करने में भी काम आता है। हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व भी होता है। हिंदू लोग गाय को गौ माता कहकर पूजते हैं। मेरे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। इसमें 15 कमरे हैं। विद्यालय के बीच में एक बगीचा तथा खेल का बड़ा मैदान है। मेरे विद्यालय के सभी कमरों में बिजली के पंखे तथा रोशनी की उचित व्यवस्था है। यहाँ के शिक्षक बहुत पढ़े लिखे व अच्छी आदत वाले हैं। वे सभी हमें बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। श्री अरविंद श्रीवास्तव मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। इस पुस्तकालय में अनेक विषयों पर रोचक मनोरंजन तथा शिक्षा देने वाली पुस्तकें हैं। मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। मेरी प्रिय अध्यापिका, मैं सत्यवती बालिका विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ। यह आगरा का प्रसिद्ध विद्यालय है। हमारे विद्यालय में 40 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। ये सभी अपने अपने विषयों के विद्वान और प्रशिक्षित हैं। सभी अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ हमें पढ़ाते हैं। मेरी कक्षा की अध्यापिका सीमा वर्मा है। वह MSc B.Ed है। उनकी आयु 30 वर्ष के लगभग है। वह हम लोगों को विज्ञान और गणित पढ़ाती है। उनका व्यवहार और बोलचाल अत्यंत आकर्षक है। सभी छात्र छात्राएं अनायास उनके वश में हो जाते हैं। हमारी कक्षा अध्यापिका के पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। वह बड़े ही स्वाभाविक और रोचक ढंग से छात्र छात्राओं का ध्यान मुख्य विषय की ओर खींच लेती है। वह बड़े ही परिश्रम और लगन के साथ हमें पढ़ाती हैं। वह बच्चों को अत्यधिक प्यार करती हैं और कभी भी क्रोध नहीं करती। हम बड़े ही ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। वह किसी भी विद्यार्थी को कठोर दंड नहीं देती है। वह अपनी सभी अध्यापिकाओं के सुख दुख में सदा साथ रहती है। वह निर्धन विद्यार्थियों की हर प्रकार से सहायता करती है। उनकी कक्षा का अनुशासन हमारे विद्यालय में सराहनीय है। हमें अपनी कक्षा अध्यापिका पर गर्व है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। अब यह हमारे देश का एक लोकप्रिय खेल बन चुका है। जब हमारे देश का क्रिकेट मैच किसी अन्य देश के साथ होता है तब तो मैं उसे टीवी पर भी देखता हूँ। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम का एक कप्तान होता है। खेल खिलाने के लिए 2 अंपायर होते हैं। खेल की शुरुआत सिक्का उछालकर टॉस से होती है। जो टीम टॉस जीतती है उसे पहले खेलने या खिलाने का मौका मिलता है। एक टीम का खिलाड़ी बल्ला लेकर विकेट पर तैयार रहता है। दूसरी टीम का खिलाड़ी गेंद फेंकता है। गेंद फेंकने के बाद बल्ले वाला खिलाड़ी गेंद को बल्ले से मारता है और रन लेने के लिए दूसरी ओर दौड़कर जाता है। अधिक रन बनाने वाली टीम जीतती है। क्रिकेट खेलने से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, व्यायाम भी होता है। इससे खिलाड़ी में अनुशासन, आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन व सहयोग की भावना बढ़ती है। रंगों का त्योहार होली। होली हिंदुओं का प्रिय त्योहार है। यह आनंद और उमंग से भरा होता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। होली का त्योहार फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। इस संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्यराज था। वह स्वयं को भगवान से भी बड़ा मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह सहन न हुआ। उसे प्रहलाद को मार डाला। कई बार असफल होने पर उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठ जाए।
होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। इससे होलिका बच जाती और प्रहलाद जलकर मर जाता। उसने ऐसा ही किया, परंतु प्रहलाद सकुशल जीवित बच गया और होलिका जलकर मर गई। तब से असत्य पर सत्य की विजय के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। रात में होली जलाई जाती है तथा अगले दिन फाग खेला जाता है। फाग में रंग, गुलाल, अबीर और चंदन से होली खेली जाती है। लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले लगते हैं। यह क्रम सुबह से दोपहर तक चलता रहता है। इस अवसर पर घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग लगाते हैं और पकवानों का आनंद लेते हैं। वास्तव में यह मस्ती का त्योहार है। हमें मर्यादा के भीतर रहकर ही इसे मनाना चाहिए। बाल दिवस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को आता है। जन्मदिन 14 नवंबर को आता है। इस दिन को विशेष तौर पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत प्यारे थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे। बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। देश की आज़ादी में भी नेहरू का बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश का उचित मार्गदर्शन किया था। दरअसल बाल दिवस की नींव सन 1925 में रखी गई थी, जब बच्चों के कल्याण पर विश्व सम्मेलन में बाल दिवस मनाने की सर्वप्रथम घोषणा हुई। सन 1954 में दुनिया भर में इसे मान्यता मिली। बाल दिवस बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन स्कूली बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वे सज धज कर विद्यालय जाते हैं। विद्यालयों में बच्चे विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे अपने चाचा नेहरू से प्रेम स्मरण करते हैं। बाल मेले में बच्चे अपनी बनाई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसमें बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य, गान, नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा हम आम लोगों को शिक्षा का महत्व बताया जाता है। बच्चों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हें स्वस्थ, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह बाल दिवस का संदेश है। वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का आगमन शीत ऋतु की विदाई के साथ होता है। इस ऋतु में प्रकृति के मोहक दृश्य को देखकर मन आनंद विभोर हो जाता है। खेतों में सरसों के पीले पीले फूलों से जान पड़ता है कि धरती पर पीली चादर बिछा दी गई है। आम और महुआ के बगीचों में कोयल कूकने लगती है। चारों तरफ हरियाली की निराली छटा रहती है। वृक्षों में नई नई पत्तियां आती है। आम के वृक्षों पर बैल बोर लगने लगते हैं। धरती पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। वातावरण में मादकता छा जाती है। लताएं बढ़कर वृक्षों से ऐसे लिपट जाती हैं मानो वे वृक्षों को प्यार कर रही हों। फूलों पर भौरे मंडराने लगते हैं। शीत और गर्मी के समता के कारण वसंत ऋतु को ऋतुराज नाम से भी जाना जाता है। इस ऋतु में मनुष्य, पशु, पक्षी सभी मस्त हो जाते हैं। बच्चे बगीचों में झूला डाल देते हैं। यह नाचने गाने की ऋतु है। इस समय गुलाब, चंपा, चमेली, बेला, रजनीगंधा और रात की रानी अपनी सुगंध से वातावरण को मादक बना देती है। कवियों की लेखनी कविता के लिए थिरक उठती है। इस प्रकार का यह ऋतु सबको आनंद और प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। अब आते हैं मेरी दिनचर्या पर। मेरा नाम आरव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। दिन भर मुझे अनेक कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को मुझे सदा ही ठीक समय पर पूरा करना होता है, नहीं तो दिनचर्या में कोई न कोई कार्य छूट जाने का डर बना रहता है। मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। मन ही मन ईश्वर को याद कर बिस्तर त्यागता हूँ तथा शोचादित से निपटकर सुबह की सैर के लिए पास के पार्क में चला जाता हूँ। लौटकर नहाने के बाद प्रभु के आगे शीश झुकाता हूँ और हल्का नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। गर्मी में स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे व सर्दियों में सुबह 9:30 बजे का होता है। हमारे 8 घंटे होते हैं। चौथे घंटे के बाद मध्यावकाश होता है। इस समय हम सभी सहपाठी घर से लाया टिफिन खोलकर बैठ जाते हैं और मिल बांट कर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद थोड़ा खेलते हैं। समय मिलने पर मैं पुस्तकालय में जाकर कुछ न कुछ पढ़ता हूँ। विद्यालय से लौटकर दोपहर का भोजन करके मैं खेलने चला जाता हूँ। शाम को घर आकर हल्का नाश्ता करता हूँ और पढ़ने बैठ जाता हूँ। रात में 10 बजे 1 गिलास दूध पीकर मैं सो जाता हूँ। रविवार तथा विद्यालय की अन्य छुट्टियों में मैं अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करता हूँ। मेरी व्यवस्थित दिनचर्या के कारण ही मेरी सेहत ठीक रहती है। वह कक्षा में मैं प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। दूरदर्शन।
दूरदर्शन विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से हम देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। टीवी रेडियो को विकसित रूप है। सन 1926 में J.L. प्रेयर ने लोगों को टेलीविजन से परिचित कराया। 1959 को दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। आज दूरदर्शन मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन बन गया है। दूरदर्शन के काफी लाभ ही हैं। इससे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में दर्शक सीधे प्रभावित होते हैं। नाटक, संगीत, कला आदि से लोगों में सांस्कृतिक रुचि विकसित होती है। खेलों के सीधे प्रसारण से युवा वर्ग में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है। धार्मिक कार्यों में हमारी संस्कृति और धर्म से परिचित कराते हैं। दूरदर्शन की हानियां भी हैं। लोग अपना बहुत सा समय टीवी देखने में खर्च कर देते हैं। ज़्यादा समय टीवी देखने से लोगों में आपसी मेलजोल कम हो जाता है। इससे मनुष्य के सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा आती है। अधिक टीवी देखने से आंखें कमज़ोर होती है। तो बच्चों, इसलिए हमें अधिक टीवी नहीं देखना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास पर। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। यहाँ कुछ विषय दिए गए हैं, आपको उन पर निबंध लिखने हैं, जैसे निबंध हमने पढ़े हैं। बच्चों, इसी प्रकार उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।